पहला हमारा प्रस्ताव था कि छात्र संघ के चुनाव हर हाल में पुनः कराया जाए। कि छात्र संघ हमारा समागम का उद्देश्य था कि छात्र संघ चुनाव हो। समागम खत्म हो चुका है। समागम का निष्कर्ष क्या निकला, क्या हुआ? क्या समागम या रंग लाएगी या फिर समागम कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसके बाद वहीं स्थापित होगी? मैं कुलपति से ये सवाल करता हूं कि 2018 के बाद यदि किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश हो जो छात्र संघ चुनाव को करने में बाधित करता हो तो वो आदेश हम सबके समक्ष रखा जाए। छात्र संघ का ये समागम जो हुआ उसका असर देखिए, दूसरे दिन पीएससी वहाँ से हट गई। अलग जिस पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में। सरकार जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पार्टी की राजनीति करते हैं, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही है पार्टी? 2018 में जब छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे तो किस आदेश से कुलपति ने छात्र संघ का चुनाव कराया था? तो छात्र संघ के चुनाव से दूर करने के लिए पहला काम प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय का जो तंत्र है वो ये करता है कि छात्र नेताओं पर मुकदमे लगता है, जिनके 4000 स्क्वायर फीट के टॉयलेट हैं, जो एक मुख्यमंत्री बनने के पहले एक सामान्य शिक्षक थे और आज की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं। लोगों की बेहतरी के लिए वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले सांसद थे। योगी आदित्यनाथ जी के गोरखनाथ पीठ से जंगल दूषण महाविद्यालय चलता है, वहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं। यदि समागम के दौरान अन्य दल, अन्य लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत इससे इनकी लाभ जुड़ा हुआ है, विनय सिंह का व्यक्तिगत लाभ जुड़ा हुआ है, समागम करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया और सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होंगे। इस देश में 65% से अधिक आबादी नौजवानों की है। जो नौजवानों के अधिकार को छीनेगा, जो नौजवानों को नेतृत्व के अवसर उनसे छीनेगा, वो चाहे कोई भी वो सत्ता में रह नहीं पाएगा। चुनाव भी होगा, रंग भी लाएगा और छात्र संघ की रंग दिखने लगा है। और यहाँ गोरखपुर में इस बार छात्र राजनीति बहुत तेज़ी से गरमाई हुई लग रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग इस बार काफ़ी सालों की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से हर दल के लोग और हर छात्र नेता, दल में छात्र नेता नहीं है चूँकि छात्र नेता लगातार मांग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। इस बार गोरखपुर में एक ऐसा समागम देखने को मिला जिसपे एक मंच पे सारे दलों के नेता आए थे और छात्र संघ समागम कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विनय सिंह जीआरएफ जी, जो कि छात्र राजनीति में काफ़ी अंदरूनी से काफ़ी गहराइयों से जानकारी रखते हैं, पकड़ रखते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद आपका। हमारा सवाल यहीं से शुरुआत होता है कि इस बार काफ़ी दिनों बाद, मुझे तो याद नहीं है, मैं हर बार कहता हूँ कि इस बार जो छात्र संघ समागम हुआ, मुझे नहीं याद है कि कब हुआ था, लेकिन इस बार हुआ। तो इसकी आपने जो रूपरेखा तैयार की थी या फिर आपके जो सहयोगी थे, तमाम सारे चर्चा हुआ, पूरे प्रदेश में चर्चा हुआ इस समागम का, इस पे आप कैसे कर पाएँ और क्या इसकी आगे का प्रक्रिया? देखिए, ये गोरखपुर का जो छात्र समागम था, छात्र नेता समागम समारोह था, वो अपने में अनूठा था, अद्भुत था, अद्वितीय था। मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि देश में कहीं भी इस तरह का कोई कार्यक्रम इसके पहले आयोजित किया गया हो। बहुत दिनों से बिना किसी वाजिब कारण के छात्र संघों पर पाबंदी है। छात्र संघों के बारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि छात्र संघ लोकतंत्र की नर्सरी है। जब संस्थानों में छात्र संघ होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो जो नई पीढ़ी हमारी है वो छात्र संघ के जो मौलिक गुण हैं उनसे वो दीक्षित होती है, उनको सीखती है। जब छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए जाएंगे तो जो हमारी पीढ़ी है वो लोकतंत्र से विमुख हो जाएगी, वो लोकतंत्र से दूर हो जाएगी। ये दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालयों में अब एकेडमिक लोग कुलपति नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार से के रास्ते से चलकर लोग विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन होते हैं और जो भ्रष्टाचार से चल कर के आता है वो विश्वविद्यालय को शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने की जगह शिक्षा को विश्वविद्यालयों को लूट खसोट का केंद्र बनाने के लिए प्रयास करता है। इन्हीं प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की दशा दयनीय हो गई है। इस दशा से हम सब आहत थे, मर्माहत थे, हमारे मन में पीड़ा थी। हम लोग इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, बहुत सामान्य परिवार के हैं हम लोग, किसान के बच्चे हैं। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे सर पर हाथ रखने वाला नहीं है। हम लोग छात्र संघ की राजनीति में आए तो अपने मित्रों दोस्तों के उत्साहवर्धन से हम लोग छात्र संघ की राजनीति करने लगे और धीरे धीरे उस राजनीति का प्रतिफल ये मिला कि इस पूरे गोरखपुर परिक्षेत्र में शायद ही कोई नौजवान ऐसा हो जो हमको नाम से, हमको हमारे विचार से पहचानता ना हो। और नौजवानों में एक अजब तरीके का, जैसे एक बड़े भाई को लोग सम्मान देते हैं, ऐसे ही यहाँ के नौजवान हमको
सम्मान करते हैं, मुझे अपने अभिभावक की तरह से मानते हैं। तो मुझे अब ये लगा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्र संघ के चुनाव हों, लोकतंत्र जो बाधित है, जो प्रतिबंधित है, वो बहाल होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये समागम किया। इसमें हमारी 5 पीढ़ियों के लोग आए। हाँ, वही मैं रूपरेखा पूछा हूँ चूँकि। हाँ, ठीक है। हम लोगों ने इसकी रूपरेखा बनाते हुए ये तय किया था कि चाहे ये किसी दल, किसी पार्टी, किसी विचारधारा का कार्यक्रम नहीं होगा। अच्छा। ये कार्यक्रम केवल और केवल छात्र संघ के पदाधिकारियों का होगा। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने छात्र नेता समागम रखा। दूसरा, हम लोगों ने अपने छात्र संघ से निकले हुए बड़े बुजुर्गों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम रखा। तीसरा, ऐसे लोग जो छात्र संघ की राजनीति से निकल के देश की राजनीति को एक दिशा दिए, देश की राजनीति को आयाम दिए, ऐसे बहुत से लोग, बहुत से व्यक्तित्व के लोग हमारे विश्वविद्यालय से निकले जो अब अस्तित्व में नहीं है, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। हमने उनके सम्मान का कार्यक्रम भी रखा। हम लोगों ने छात्र संघ के अपने विश्वविद्यालय के स्थापना काल से अब तक छात्र संघ के लोगों की एक सूची बनाई। सबको हम लोगों ने तलाशा। बहुत से लोग ऐसे हो गए थे जो भूले बिसरे हो गए थे, उनको हमने तलाश किया। हम लोग उनके घर गए, उनके परिजनों से मिले। उनको हम लोगों ने बहुत आदर और सम्मान के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, उनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पांस दिया और सब लोग पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। तो जैसे एक कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, जैसे आपने शुरुआत की, इसके पीछे आप लोग की, जैसे आप तो थे, ठीक है, उसके बाद से टीम वर्क क्या था, क्या इसमें और भी लोग जुड़े थे? चूँकि आपने जो बात कही है कि जो जो मतलब स्वर्गीय हो चुके थे वो लोग की फ़ोटो लगा हुआ था लाइन बाय लाइन, इन लोग की फ़ोटो लगा, फिर स्टेप वाइज कार्यक्रम का रूपरेखा मतलब कैसे डिसाइड हुआ? कितना सुंदर था कार्यक्रम सुंदर था। तो इस पर आप लोग क्या और भी लोग थे शामिल, या फिर इनके बारे में कुछ बताइए। हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को शुरुआत किया तो पहले इस कार्यक्रम का नाम क्या दिया जाए। अच्छा। तो सर्वसम्मति से तय किया गया कि छात्र नेता समागम समारोह इस कार्यक्रम का नाम दिया जाए। और हम लोगों ने कहा कि यदि नाम दिया जाता है तो इस कार्यक्रम में एक संगोष्ठी होनी है, तो उस संगोष्ठी को हमने स्थानीय संगोष्ठी से राष्ट्रीय संगोष्ठी बनाने का एक हमने विकल्प दिया। और हमने कहा कि देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का चर्चा शुरू हो जाए। और हम लोगों ने इसमें शिक्षा से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। स्थानीय से राष्ट्रीय करने का यही था कि सभी लोग इसमें जी, देश का कोई भी छात्र नेता इस समागम से छूटे ना, हम लोगों ने इसका प्रयास किया था। हम लोगों ने इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे थे। पहला हमारा प्रस्ताव था कि छात्र संघ के चुनाव हर हाल में पुनः कराए जाएं। जो प्रतिबंधित चुनाव हैं उनको बिना किसी वाजिब कारण के छात्र संघ के चुनाव प्रतिबंधित किए गए हैं। छात्र संघ के चुनाव ना होने से देश के सामने नेतृत्व का संकट है। देश को नेतृत्व देने वाली, राजनीतिक नेतृत्व देने वाली नए नौजवानों की पीढ़ी मिल नहीं रही है। जो पुराने राजनीति में एस्टेब्लिश लोग हैं वो अपने भाइयों, भतीजों, अपने परिवारजनों, अपने लड़कों को अपनी जगह पर स्थापित करने में एड़ी चोटी कर देते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि नए नौजवानों को अवसर नहीं मिलता है, और जब नए नौजवान को अवसर से वंचित किया जाएगा तो देश में असंतोष होता है। ऐसे ही असंतोष को हम लोगों ने देखा और इस असंतोष के समाधान के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा। अच्छा, अभी आपने पहले बार जवाब दिया है कि छात्र संघ, हमारा समागम का मतलब उद्देश्य था कि छात्र संघ चुनाव हो। समागम खत्म हो चुका है। समागम का निष्कर्ष क्या निकला? क्या छात्र संघ चुनाव में जो प्रक्रिया होती हैं वो प्रक्रिया कहाँ तक गई? क्योंकि समागम के बाद तमाम लोगों का सवाल है, छात्र नेताओं का सवाल है, इस पर कहाँ तक अभी प्रक्रिया हुआ? क्या समागम या रंग लाएगी, या फिर समागम कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसके बाद वहीं स्थापित हो गई? देखिए, वर्ष 2006 से जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव बाधित हैं। 2016 में एक बार चुनाव हुए, फिर 2018 में फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसको चुनाव के 2 दिन पहले उसको निरस्त कर दिया गया, प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, छात्र संघ के चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार सदन में लिखित जवाब देती है कि किसी प्रकार की छात्र संघ चुनाव पर कोई सरकार से रोक नहीं है। लिंग 2 समिति ने जो संस्तुतियाँ की हैं उस संस्तुतियों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। मैं कुलपति से ये सवाल करता हूँ कि 2018 के बाद यदि किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश हो जो छात्र संघ चुनाव को करने में बाधित करता हो तो वो आदेश हम सबके समझ रखा जाए। कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसके आधार पर छात्र संघ के चुनाव रोके जाएं। छात्र संघ समागम का देखिए एक तत्काल प्रतिफल ये मिला, 4 वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाथ चंद्रावत छात्रावास है, NC हॉस्टल जो PSC रहती थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा छात्रावास है, 400 से अधिक कमरे उस छात्रावास में है। हम लोग विद्यार्थी जीवन में उसी छात्रावास में रहते थे।
पिछले 4 वर्षों से पीएससी के लोगों ने उस पूरे छात्रावास को अपना केंद्र बना लिया था, अचानक खाली हो गया और 1000 पीएससी के नौजवान वहाँ अपना कमरों में जो है वो रहते थे। कुलपति ने कई बार जिला प्रशासन को लिखा, जिलाधिकारी को लिखा, कमिश्नर को लिखा, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया, लेकिन वो छात्रावास खाली नहीं हो रहा था। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी डेलीगेसी में महंगे कमरों में 8000, 7000, 6000 के कमरे लेकर के रहने को मजबूर थे, और उसमें पीएससी जो है वो विलास कर रही थी। छात्र संघ का ये समागम ज्यों हुआ, उसका असर देखिए, दूसरे दिन पीएससी वहाँ से हट गई। तो जो व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं, उससे लड़ने वालों का मंच है छात्र संघ। जो व्यवस्था में कमियां हैं, हम अनवरत उस पर लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, और हमारे आंदोलन का ताप है कि चोरी बेईमानी करने वाले लोग, गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हमारी बात सुनते ही, हमारी आहट पाते ही वो तुरंत हमारे रास्ते से हट जाते हैं, और जो कमियां होती हैं वो कमियां त्वरित दूर हो जाती हैं। अच्छा, आप जो चीज़ बताए हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, अलग जिस पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, तमाम नगर पंचायतों में मेयर का, यहाँ डिप्टी मेयर भी हुए, सभी लोग उस पार्टी से हैं। इस बार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार की भी, जैसे हमने कुलपति मैम से मिला और उनसे सवाल हुआ, बार बार शासन को पत्र जा रहा है, शासन छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है। अब कुलपति मैम ने मतलब एक तरह से कहा है कि मैंने शासन को भेज दिया, वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आया, वहाँ से कुछ पत्र नहीं आया। सरकार जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पार्टी की राजनीति करते हैं, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही है पार्टी? देखिए, कुलपति झूठ बोल रहे हैं। मैं कुलपति से बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो पत्र दिखाएं जिसमें सरकार ने उनसे कहा हो कि छात्र संघ के चुनाव ना कराएं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं जैसे वो पत्र लिखी हैं, सरकार को 3 पत्र लिख चुकी हैं। देखिए, एक कुलपति से बड़े क्षेत्र पर राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषदें जो है वो बड़े क्षेत्रों को कवर करती हैं, बड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सरकार ने विधानसभा में अपना लिखित जवाब दिया है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध छात्र संघ पर नहीं है। लिंग 2 की संस्तुतियों के आधार पर संस्थानों के परिसरों में चुनाव होने चाहिए। फिर अब इसमें 2018 में जब छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे तो किस आदेश से कुलपति ने छात्र संघ का चुनाव कराया था? 2018 के बाद किस आदेश से छात्र संघ का चुनाव रोका गया? यदि वो आदेश हो तो मुझे वो आदेश ने, देखिए, मैं पढ़ लिख करके राजनीति में आया हूँ, मैं कोई ऐसा अंगूठा छाप व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दक्ष व्यक्ति हूँ। इसी विश्वविद्यालय से मैंने राजनीति की दीक्षा ली है और मैं एक जागरूक व्यक्ति हूँ। कुलपति तो कोई एकेडमिक कुलपति, मैंने आपसे पहले भी कहा, नहीं आते हैं। कुलपति ये चाहते हैं कि लूट खसोट का ये अड्डा बना रहे, उनकी चारागाह बनी रहे, वो विश्वविद्यालय को अपने आमदनी का स्रोत बनाते रहे। छात्र कल्याण और छात्र हित उनके एजेंडे में नहीं होता है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करते हैं। कुलपति झूठ बोल रही हैं, किसी पत्र का कोई औचित्य नहीं। यदि छात्र संघ के चुनाव को प्रतिबंधित करने का कोई आदेश उनके पास हो तो वो मुझे दिखाएं। ये भी अच्छा सवाल है। इस सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो मुंह साध लेती हैं। मुलाकात होगा तो इस सवाल मेरा जरूर रहेगा कि कोई पत्र हो जो छात्र संघ की तरफ से हो तो उसे दिखाएं। बात हम लोगों की रुक गई। हमारा पहला प्रस्ताव था छात्र संघ के चुनाव अविलंब कराए जाएँ। दूसरा हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि छात्र आंदोलनों के करते समय लिंग 2 समिति ने संस्तुतियाँ दी हैं कि यदि किसी छात्र पर कोई मुकदमा आपराधिक धाराओं में है तो वो छात्र संघ के चुनाव नहीं लड़ सकता। तो छात्र संघ के चुनाव से दूर करने के लिए पहला काम प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय का जो तंत्र है वो ये करता है कि छात्र नेताओं पर मुकदमे लाता है। मैं यहाँ बहुत योग्य नेट JRF PhD किए हुए छात्र नेता हैं जो बहुत से अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, सामाजिक जीवन में उनकी एक अच्छी साख है, लेकिन उनके खिलाफ ऐसे कठिन धाराओं में मुकदमे किए गए हैं जिससे उनका करियर बर्बाद हो गया। हम लोगों ने दूसरी मांग ये रखी थी कि ऐसे मुकदमे तत्काल विश्वविद्यालय को वापस लेने चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने मुकदमे कराए हैं, विश्वविद्यालय के बहुत से जिम्मेदार लोगों ने मुकदमे कराए, वो स्वयं वादी हैं, तो ऐसे मुकदमे तत्काल छात्र हित में वापस होने चाहिए। तो अभी आप बता रहे थे कि लिंग 2 का जो नियम है, लेकिन लिंग 2 में ऐसी, आप अभी एक चीज़ और कहें कि मुकदमे फर्जी लग जा रहे हैं। इसमें काफ़ी नियम है लिंग 2 में कि बैनर नहीं लगेगा, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तब तो फिर चुनाव नहीं हो रहा, जिस चीज़ का आप कह रहे हैं कि नहीं फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, इस पे क्या करना है आपको? देखिए, लिंग 2 लोकतंत्र का शत्रु है। शत्रु है लिंग 2 लोकतंत्र का शत्रु है। जब एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, यहाँ रेगुलर संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है?
लिंग 2 कहता है कि 22 साल के से ज़्यादा उम्र का स्नातक व्यक्ति नहीं लड़ेगा, 25 साल से अधिक उम्र का परास्नातक नहीं लड़ेगा, 28 साल से अधिक उम्र का LLB का और रिसर्च का स्टूडेंट नहीं लड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 32 साल का व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है, रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, तो क्यों नहीं लड़ेगा? देखिए, भाषण देना, सभाएं करना, ये लोकतंत्र का ये सौंदर्य है। जब आदरणीय 86 साल के आदरणीय खड़गे जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्यों चुनाव नहीं होंगे? जब शिक्षक संघ के चुनाव हो सकते हैं, कर्मचारी संघ के चुनाव हो सकते हैं, सभी यूनियनों के चुनाव हो सकते हैं, छात्र संघ के चुनाव होने में क्या बाधाएं हैं? ये आम छात्रों और नौजवानों को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने से रोकने के लिए लिंग 2 समिति बनी है। लिंग 2 समिति बनाने के पीछे भी ऐसे लोगों की कुत्सित मानसिकता है जो ये चाहते हैं कि हमारे भाई भतीजे हमारे पाले राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखें, हमारे उत्तराधिकारी के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी काम करें। उनकी मंशा से लिंग 2 समिति की संस्तुतियाँ हैं। हम लोग लिंग 2 समिति को अस्वीकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से ये मांग करते हैं कि कृपया इस पर पुनर्विचार करें। लिंग 2 की संस्तुतियाँ वो लोकतंत्र के लिए घातक संस्तुतियाँ हैं। सर, ये जिस तरह से हम लोगों ने बात की, ये सरकारी सिस्टम के हिस्सा हैं, चाहे जो भी प्रॉक्टर हैं, चाहे कुलपति हैं। छात्र संघ के पहले चुनाव नहीं हो रहा है और उसके बाद से जो लोग मांग कर रहे हैं उस पर आपने बताया कि फर्जी मुकदमे लाद दे रही है, तो क्या सरकार को तो इस पे बात को ध्यान देना चाहिए? उन छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। चुनाव लड़े ना लड़े अलग विषय है, आपने मुकदमा कर दी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आगे की भी तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें उनकी परेशानी, मुकदमा लग जाता है तो उनकी चीज़ें रुक जाती हैं। जैसे कोई नौकरी में हो चुका है, चाहे किसी भी विभाग में, बाहर विदेश जाना हो चुका, अब तो फर्जी मुकदमा या मुकदमा लग रहा है तो उसमें नहीं जा पाते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय, आप इस बात को फिर से जांच कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय अपने आप में स्वयं एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने नीति को, अपने निर्णय को स्वयं निर्धारित करती है। विश्वविद्यालय अपने ऑर्डिनेंस से चलता है, विश्वविद्यालय अपने स्टैट्यूट से चलता है। सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें तब तक नहीं है जब तक कानून व्यवस्था बाधित न हो। यदि विश्वविद्यालय में लिंग 2 समिति की अनुशंसाओं पर चुनाव कराए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति खराब होगी। लिंग 2 समिति तो ये कहती है कि लिखित हाथ से बनाए हुए पोस्टर लगाए जाएंगे, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई भाषणबाजी नहीं होगी। तो फिर जब इस तरह के नए नए आयाम आए हैं तो कहीं से मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था में कोई खराबी उत्पन्न होगी, किसी तरह का डिस्टर्बेंस होगा। ये एक बहाना है। छात्र संघ कुलपतियों पर, विश्वविद्यालय के भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाने का काम करता है। विश्वविद्यालय चरागाह बना रहे, विश्वविद्यालय उनके भोग विलास की जगह बनी रहे, इसके लिए वो चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव ना हो। देखिए, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय के जो डीन हैं, विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, आप इस बात को मानिए वो उच्च शिक्षा संस्थानों के बहुत अनुभवी और पढ़े लिखे दक्ष लोग हैं। वो हमारे आप जैसे लोगों को 1 मिनट में वो जो है हमारी बुद्धि को फेर देते हैं। हमको उनको बेवकूफ़ बनाने में 1 मिनट का देर नहीं लगता। ये झूठी बातें हैं, कपोल कल्पना है। सरकार ने यदि कोई रोक लगाई हो, यदि कुलपति के पास कोई आदेश हो तो हम सबके सामने प्रस्तुत करें। चलिए, सरकार की तरफ से जिस तरह से हम जवाब दे रहे हैं कि सरकार चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है, विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। विधानसभा सत्र चल रहा है इस समय, छात्र संघ की मांग विधानसभा में इस बार उठेगी कि नहीं उठेगी? मैंने आपसे कहा, योगी आदित्यनाथ जी, ये सरकार तो योगी आदित्यनाथ, ये एक सौभाग्य भी है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले के मुख्यमंत्रियों को आप बारीकी से नज़र देखिए, जिनके 4000 स्क्वायर फीट के टॉयलेट हैं, जो एक सामान्य मुख्यमंत्री बनने के पहले एक सामान्य शिक्षक थे, और आज की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं। योगी आदित्यनाथ के जीवन को देखिए, एक संत की तरह एक गमछा, एक धोती, एक लुंगी की तरह से एक वस्त्र और ऊपर से एक जो है कुर्ते का, हाफ कुर्ते की तरह का वस्त्र वो पहनते हैं, और किसी भी तरह का धन संपत्ति या लोभ मोह काम क्रोध जैसी चीज़ों से वो विरत हैं। जब भी वो मुख्यमंत्री बनने के पहले जब भी वो कोई आंदोलन उठाए, उन्होंने हजारों जन आंदोलन किए हैं। लोगों की बेहतरी के लिए वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले सांसद थे। एक समय में देश के वो ऐसे सांसद थे, जितना परिश्रम वो करते थे देश में कोई दूसरा सांसद नहीं करता था। कोई योगी आदित्यनाथ जी को कारपेट बिछा करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपने संघर्षों के कारण वो मुख्यमंत्री बने हैं। और रह गई जहाँ तक चुनाव की बात, देखिए आप ये जानते हैं यहाँ गोरखपुर में दिग्विजयनाथ महाविद्यालय है, छात्र संघ के चुनाव वहाँ होते हैं।
योगी आदित्यनाथ जी के गोरखनाथ पीठ से जंगल दूषण महाविद्यालय चलता है, वहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं। यदि योगी आदित्यनाथ जी का छात्र संघ के चुनाव से कोई उनको परहेज होता तो उनके संस्थानों में छात्र संघ के चुनाव कदापि नहीं होते। ये बातें झूठ हैं। हर बात में यदि योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए, हर खराबी से योगी आदित्यनाथ जी को जोड़ा जाए तो ये बात उचित नहीं है। ये विषय केवल कुलपति का है। कुलपति ये बताएं कि छात्र संघ चुनाव कराने में क्या बाधा है। हर विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय का अपने छात्र जब अपना शुल्क जमा करता है तो छात्र संघ का शुल्क जमा करता है। 2006 से यदि आज तक छात्र संघ के शुल्क जमा किए हैं विद्यार्थियों ने और छात्र संघ नहीं रहा है। मैं पूछता हूं कि वो धनराशि कहाँ गई? वो 50 करोड़ की धनराशि हुई होगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1-2 बच्चे नहीं पढ़ते हैं, 25,000 से अधिक बच्चे एक सत्र में पढ़ते हैं और एक सत्र में विश्वविद्यालय से निकलते हैं। एक बड़ी धनराशि। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन देखिए, वो हर लोकतंत्र से जुड़े, वो हर लोकतांत्रिक व्यक्ति के लिए एक मंदिर की तरह है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति करने वाले लोगों की तरह, लोगों के लिए वो एक धाम की तरह है। वहाँ 2 प्रतिमाएं आपको दिखती होंगी, स्वर्गीय रविंद्र सिंह और रंग नारायण पांडे जी। वो दोनों गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी थे। वो हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। लेकिन देखिए छात्र संघ के भवन की क्या दुर्दशा है, कितना जीर्ण शीर्ण है। उसमें जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन गया है। विश्वविद्यालय ने उसकी पूरी बाउंड्री को तोड़वा दिया, उसकी ज़मीन को PWD को दे दिया। उसमें ठेकेदार अपना सीमेंट, सरिया और बालू रखते हैं। ये बहुत अशुभ पार्किंग अड्डा बन चुका है। स्वर्गीय रविंद्र सिंह जो एक जन नेता हैं, 40 वर्ष से अधिक हो गया उनको दिवंगत हुए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। और रविंद्र सिंह की प्रतिमा की दुर्दशा देखिए, रंग नारायण पांडे जी की प्रतिमा की दुर्दशा देखिए। ये स्थिति अत्यंत क्षोभजनक स्थिति है। समागम के दौरान एक और चर्चा चल रही थी सर, थोड़ा सा तीखा सवाल होगा आपके लिए। समागम के दौरान अन्य दल, अन्य लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत इससे इनकी लाभ जुड़ा हुआ है, विनय सिंह का व्यक्तिगत लाभ जुड़ा हुआ है, समागम करवा रहे हैं। आप इस पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए समाज है, समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग इसलिए हैं कि अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को वो प्रकट कर सकें, अच्छे व्यक्ति की अच्छाई साबित हो सके। लोगों ने राम पर उंगली नहीं उठाया, कृष्ण पर उंगली नहीं उठाया, भगत सिंह पर उंगली नहीं उठाया। गांधी को गाली देने वाले इस समाज में नहीं आपको मिलते हैं। मैं 2015 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई लिखाई डबल PhD पूरी करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। मैं ना यहाँ का विद्यार्थी हूँ, ना मेरे कोई परिवार का कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है, ना मुझे किसी अपने रिश्तेदार से कोई छात्र संघ का चुनाव लड़ाना है। मुझे जो भी पहचान मिली इस छात्र संघ से मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बाद के आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे बाद में आने वाले जो छात्र हैं, उनको भी ये पहचान मिलनी चाहिए। देखिए राजनीति जो है वो चाहे कोई युग हो, कोई काल हो, कोई समय हो, सभी शक्तियों पर राजनीतिक शक्ति प्रभावी रहती है। तो यदि आप राजनीतिक रूप से सक्षम हैं तो सारे साहित्यकार, सारे व्यवसाय करने वाले, सारे पूंजीपति लोग सब आपके मजबूर हैं आपके चारों तरफ नाचने के लिए। उनका यही कहना था कि भाजपा से जुड़े हैं तो छात्र संघ चुनाव के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही एक पार्टी है जिसमें बूथ से जा करके बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आप समाजवादी पार्टी में कभी कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई बूथ का लड़का जा करके राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? आप कांग्रेस पार्टी में कल्पना कर सकते हैं क्या कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला कोई गरीब कार्यकर्ता उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? आपके सामने एक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, आप उसको उठा करके देख लीजिए। पार्टी की उनके पार्टी के जब लोग मिलेंगे तो सवाल जरूर है। आपको मैंने कहा ये समागम किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ, ये बात अलग है। छात्र संघ का विषय राजनीतिक पार्टी से उसका कोई लेना लादना नहीं है। मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी कोई लेना लादना नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से कोई परामर्श करके इस आंदोलन को नहीं शुरू किया। अच्छा, एक सवाल और था आपसे कि जैसे जब समागम नज़दीक आ रहा था या फिर समागम के बाद जिस तरह से छात्र नेताओं का एकत्रित होना या फिर ऐसे ऐसे प्रदर्शन करना जो काफ़ी लोकतांत्रिक देश में ऐसे होने चाहिए और अपनी मांग करने के लिए ऐसे प्रदर्शन होना चाहिए, क्या लग रहा है कि समागम का ही देन है या फिर इस समागम से एक सवाल और इसमें जोड़ लेते हैं, इस समागम के अगला जो छात्र संघ चुनाव की आप लोग लगातार मांग कर रहे थे और क्या छात्र संघ चुनाव अब होगा या फिर इस पर रुक लग जाएगा? मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस समागम की जब शुरुआत हुई तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया।
चूँकि कार्यक्रम की तिथि हम लोगों ने बिना पहले बातचीत किए तय कर रखा था। छात्र संघ के लोगों ने ये कहा था कि नहीं 27 जुलाई को कार्यक्रम होना है, इसलिए 27 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था। उन्होंने हम लोगों को ये कहा कि अगस्त माह तक हर हाल में विश्वविद्यालय के प्रवेश समाप्त हो जाएंगे और सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होंगे। योगी आदित्यनाथ का इतिहास एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। वो जो बात कहते हैं वो काम करते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश जाता है। छात्र चुनाव होगा। छात्र संघ चुनाव ना होने के पीछे कौन सा उपलब्धि मिलनी है? देखिए, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई विचारधारा हो, इस देश में 65% से अधिक आबादी नौजवानों की है। जो नौजवानों के अधिकार को छीनेगा, जो नौजवानों के को नेतृत्व के अवसर उनसे छीनेगा, वो चाहे कोई भी वो सत्ता में रह नहीं पाएगा। तो चलिए, इनके सवाल जो हमारे थे कि छात्र संघ चुनाव क्या होगा, तरीका सही है कि जब आपका प्रवेश होता है उसके कुछ समय होता है लिंग 2 के नियम के हिसाब से, अभी उसका समय बचा हुआ है। मेरा एक सवाल था इसमें, जो कि लगातार प्रदर्शन बच्चे लगातार कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है समागम से जुड़ा हुआ है क्या? जैसे हाल में आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ, अभी दंडवत यात्रा एक छात्र ने किया था, उसके बाद से जल समाधि लिया था, भू समाधि लिया था। ये बड़े बड़े ऐसा लोकतांत्रिक देश में ऐसे कार्यक्रम और ऐसे प्रदर्शन बहुत मायने रखते हैं। इस क्या लग रहा है, कनेक्ट है क्या? एक हफ्ते के भीतर एक बैनर तले सभी छात्र संघ पदाधिकारी छात्र नेताओं ने समागम किया और विभिन्न राजनीतिक दलों में वो छात्र नेता अपने आप को संबद्ध रखते हैं। उसके बाद भी समागम में बिना किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके छात्र नेताओं के आह्वान पर और समागम में अपनी हिस्सेदारी लिया, तो निश्चित तौर पे उसका झलक ये है, ये झलक है उससे जुड़ा हुआ है और वो ये झलक दिखाई रंग लाएगा। चुनाव भी होगा, रंग भी लाएगा और छात्र संघ की रंग दिखने लगा है। और यहाँ अभी लखनऊ हम लोग जल्द ही कूच करने वाले हैं और तमाम झलकें आपको दिखाई दे रही हैं कि इस समय जहाँ भी है वहाँ समागम की चर्चा है, छात्र नेताओं की चर्चा है और निश्चित तौर पर नौजवानों के सम्मान की बात सरकार मानेगी और चुनाव कराएगी। तो हमारे साथ 2 मेहमान थे, चूँकि दोनों मेहमानों ने बखूबी जवाब दिया है और सवाल ये भी था कि जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी की सरकार, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहना है कि विश्वविद्यालय अपने आप में चुनाव करवा सकती है, ऑटोनॉमस बॉडी है। और दूसरा चीज़ ये है कि विश्वविद्यालय ऐसा कुछ दिखाया है जो सरकार ने मना किया, और सही बात है कि सरकार ने मना किया होता कि नहीं आपको चुनाव नहीं कराना है, वही लेटर दिखा दे, लेटर मांग रहे हैं। और 3 बार जो पत्र लिखा गया है, तमाम बयानों में आता है कि विश्वविद्यालय की तरफ से 3 बार मांग किया गया है। ये मांग ही क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय जब छात्र संघ चुनाव करा सकती है, लगातार पूर्व में भी चुनाव हुए हैं, उस पर कोई ऐसा सरकार का बद नहीं था। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसमें प्रशासन अपना हस्तक्षेप कर सकता है। तो सवालों का जवाब हमारे दिए हैं बखूबी। अब देखना है कि जो समागम था, अब समागम रंग लाएगा, कितना रंग लाएगा, छात्र संघ चुनाव होगा या नहीं होगा, अब तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी नियम का अनुसार अभी समय बचा हुआ है और मांग इन लोगों की लगातार तेज चल रही है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार यहाँ से लेकर छात्र नेता लखनऊ भी पहुँच रहे हैं, देश में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दलों से मांग कर रहे हैं। मतलब अभी सभी दल के लोग एक हो चुके हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव पहले कराना जरूरी है, बाद में सभी लोग छात्र संघ चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सारे हमने जो सवाल किया होगा, आपकी भी कोई सवाल होगी इनसे तो ज़रूर बताइएगा, अगली मुलाकात में हम सवाल जरूर करेंगे। बाकी की आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।